मैं तो दुनिया के 8वें अजूबे को देखना चाहता था। पहले 7 तो मैंने देख रखे हैं, बल्कि उनकी फिल्में और मुजस्समे भी मेरे पास मौजूद हैं। दूसरी तरफ से कहा गया, 8वां अजूबा क्या मतलब? मारिया ने बेइख्तियार चौंक कर कहा, सोने की लड़की मेरा मतलब है सोने की बनी हुई लड़की, जो बोलती भी हो 8वां अजूबा ही होगा। दूसरी तरफ से रुक रुक कर कहा गया और मारिया बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। तो तुम मुझे वाकई सोने की बनी हुई लड़की समझ रहे हो? अब मुझे यकीन आ गया है कि तुम वाकई कोई एशियाई प्रिंस हो। मैंने सुन रखा है कि एशियाई प्रिंस ऐसे ही मासूम और सादा लोग होते हैं, लेकिन तुमने मेरे मुतालिक कहाँ से सुना है? और फिर लॉर्ड अबनसन से मेरे ताल्लुक के बारे में तुम्हें किसने बताया है? मारिया ने एंडरसन की तरफ मायनेहेज नजरों से देखते हुए कहा, मैं यहाँ सियाहत के लिए आया हूँ अपने दरबारियों समेत, मगर मुझे बताया गया कि यहाँ एशियाइयों को पसंद नहीं किया जाता। चनाचे सेक्रेटरी ने तजवीज़ पेश की कि हम मैक्रीमी मेकअप कर लें। चनाचे मैंने अपनी सेक्रेटरी की तजवीज़ कबूल कर ली। फिर सेक्रेटरी ने ही कागजात तैयार करवाए। ग्रेटलैंड के लॉर्ड ट्रमोटी से हमारे खानदानी ताल्लुकात हैं। उन्होंने बताया कि ब्लिंकी में अगर कोई मुश्किल पेश हो तो मैं गोल्डन गर्ल से बात कर लूँ। वो खुद भी गोल्ड की बनी हुई है और उसका दिल तो खाली सोने का है। मेरा मतलब है हाली सोना बेहद नरम होता है ना। और साथ ही बता दिया कि अगर सोने की लड़की का पता ना चल सके तो मैं लॉर्ड अबनसन से पूछ लूं और उनका नाम और लहजा इस्तेमाल करूं तो वो बता देंगे। और मैंने ऐसा ही किया और उन्होंने एक फ़ोन नंबर बता दिया, मगर वहाँ घंटी तो बजती है, कोई फ़ोन ही नहीं उठाता, इसलिए मजबूरन सब्र करके बैठ गया था। दूसरी तरफ से कहा गया, ओ अच्छा तो ये बात है, तो तुम्हें क्या मुश्किल है जिसके लिए तुम मुझे तलाश कर रहे थे? मारिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बात फ़ोन पर नहीं बताई जा सकती, मुझे शर्म आती है। हाँ अगर मुलाकात हो तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है, मैं मुंह दूसरी तरफ करके बताऊंगा। हाँ, दूसरी तरफ से कहा गया और मारिया एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। ओके तुम ऐसा करो, अपने साथियों समेत मेरी तरफ से दावत कबूल करो। नटसर ये क्लब शहर के शमाल की तरफ वीरान पहाड़ों की तरफ जाने वाली सड़क पर काफ़ी हटकर वाक़या है। अब से ठीक 2 घंटे बाद मैं तुम्हारा और तुम्हारी साथियों का वहीं इस्तकबाल करूँगी, लेकिन शर्त यह है कि तुम और तुम्हारे साथी असल रूप में आएँ। और तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें गलत बताया गया है कि जहाँ ब्लिंकी में एशियाइयों को पसंद नहीं किया जाता। तुमने अब तक तो तुमने देख ही लिया होगा कि यहाँ एशियाई स्याह भी मौजूद हैं। मारिया ने कहा, सारे साथियों समेत। और नहीं, फिर मैं मुंह दूसरी तरफ करके भी बात ना कर सकूंगा और ना तुम्हें अच्छी तरह देख सकूंगा। दूसरी तरफ से कहा गया, तो क्या तुम अकेले आना चाहते हो? मारिया ने कहा, अकेले? अरे नहीं, हमारे यहाँ तो अकेली मुलाकात को इंतहाई मायूब समझा जाता है। चलो फिर मैं अपनी सेक्रेटरी और 2 साथियों समेत आ जाऊंगा। दूसरी तरफ से कहा गया, ओके बेफिक्र होकर आ जाओ, तुम्हारा हर मसला हल हो जाएगा। मारिया ने कहा और रिसीवर रख दिया। तुम आहर करना क्या चाहती हो? ये आदमी मुझे इस कदर सादा लोग नहीं मालूम होता जितना ये अपने आप को जाहिर कर रहा है। एंडरसन ने कहा, मैं जानती हूँ उसे, मैंने फाइलों में इसके मुतालिक बहुत कुछ पढ़ रखा है। मुझे मालूम है कि वो क्या पूछेगा। वो लाजमन मुझसे मारिया और ब्लैक टॉप के हेडक्वार्टर्स के बारे में पूछने की कोशिश करेगा। जहाँ तक सारे साथियों समेत ना आने का ताल्लुक है, वो लाजमन अपने बाकी साथियों को निगरानी और ताक़ुब के लिए अलहदा रखेगा, लेकिन उसे नहीं मालूम कि उसका साबका इस बार किससे पड़ रहा है। मुझे मालूम है कि वो मुझसे क्या पूछेगा। वो मुझसे लाजमन मारिया और ब्लैक टॉप के हेडक्वार्टर के बारे में पूछने की कोशिश करेगा और जहाँ तक सारे साथियों समेत ना आने का ताल्लुक है, वो लाजमन अपने बाकी साथियों को निगरानी और ताक़ुब के लिए लायदा रखेगा, लेकिन उसे नहीं मालूम कि उसका साबका किससे पड़ रहा है। चलो तुम भी तैयारी करो, तुम मेरे नायब की हैसियत से वहाँ मौजूद रहोगे, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, तुम्हारी किसी हरकत या तुम्हारी किसी बात से अगर इमरान को मुझ पर कोई शक पड़ा तो फिर मैं अपने हाथों से तुम्हें गोली भी मार सकती हूँ। मैं गोल्डन गर्ल हूँ और तुम मेरे नायब, तुम्हारा नाम जैकू है और बस। मारिया ने इस बार सख्त लहजे में कहा, ठीक है, मैं क्या कह सकता हूँ, तुम जो चाहो करो। एंडरसन ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, तुम बस तमाशा देखते जाओ। मारिया ने कहा और उठकर रुकबी तरफ मौजूद एक दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसके चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट रेंग गई। ये तो वाकई गोल्डन गर्ल है। इमरान ने रिसीवर रखकर एक तवील सांस लेते हुए कहा, तुम्हारा मतलब है कि ये मारिया नहीं है? साथ बैठी हुई जूलिया ने होंठ काटते हुए कहा, फिलहाल तो वो यही साबित करना चाहती है, आगे आगे देखिए होता है क्या। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा, इमरान साहब सूरत हाल हासी संजीदा है। हमारी यहाँ आमद, हमारी असलियत और फिर लॉर्ड अबनसन को की जाने वाली काल और लॉर्ड अबनसन के बताए हुए नंबर वाली कोठी का हाली होना और उस कोठी के बारे में उनको इल्म होना, इन सारी बातों से यही जाहिर होता है कि वो हमसे काफ़ी आगे जा रही है और अब ये दावत कहीं हमारे लिए कोई खतरनाक ट्रैप ना हो। सफदर ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, तुम ट्रैप की बात कर रहे हो? मेरा ख्याल है कि ट्रैप की गिरहें खुलने का वक्त आ गया है। अगर वो हमें फ़ोन ना करते, और फिर तुमने खुद देखा है कि इंक्वायरी ने भी बताया है कि उसकी जगह बताए हुए नंबर का फ़ोन ब्लिंकी में नस्ब है ही नहीं, हम न जाने कब तक उसकी तलाश में भटकते फिरते, जबकि अब उससे मुलाकात के बाद असली सूरत हाल सामने आ जाएगी। अगर वो मारिया है तब भी बात खुल जाएगी, और अगर मारिया नहीं है तब भी। उसके पीछे भागने से हमारी जान छूट जाएगी। अब जूलिया मेरी सेक्रेटरी होगी और सफदर और तनवीर मेरे साथी। बाकी नोमानी और सिद्दीकी दोनों उस क्लब से बाहर रुकेंगे और निगरानी करेंगे कि ये मोहतरमा हम मुलाकात के बाद कहाँ तशरीफ़ ले जाती हैं।
इस तरह मुलाकात का दूसरा रुख सामने आएगा। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, ठीक है, मैं आपकी प्लानिंग समझ गया हूँ, अच्छी प्लानिंग है। इस तरह उसकी असलियत वाकई सामने आ जाएगी। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर वाकई यही बात है तो फिर मेरा मशवरा है कि तुम सफदर और तनवीर को साथ ले जाने की बजाय उन्हें भी सदीकी और नमानी के साथ रखो। हो सकता है इस औरत का ग्रुप बाहर मौजूद हो और वो हमें दावत में बुलाकर हम पर हमला करने का प्रोग्राम बना रहे हों। जूलिया ने कहा, यानी निगरानी दर निगरानी की जाए। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और जूलिया ने इस्बात में सर हिला दिया। मेरा तो ख्याल है कि अगर इमरान साहब खुद अकेले जाकर उससे मुलाकात करें तो ये औरत ज्यादा खुलकर सामने आ जाएगी। जूलिया की वजह से वो खुल ना सकेगी। सफदर ने कहा, नहीं, मैं साथ जाऊंगी क्योंकि एक औरत ही दूसरी औरत को ज्यादा आसानी से समझ सकती है। जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन मिस जूलिया, आपके साथ होने से तो मामला और ज्यादा खराब हो जाएगा। जाहिर है इमरान ने अपने महसूस अंदाज में उस औरत को डील करना है और आप। सफदर ने बोलते बोलते रुक गया। उसने जानबूझकर फिक्रा अधूरा छोड़ दिया था। सफदर दुरुस्त कह रहा है, इमरान ने वहाँ ऐसी हरकतें करनी है कि मुझे यकीन है कि जूलिया बर्दाश्त ही ना कर सकेगी। तनवीर ने भी सफदर की हिमायत करते हुए कहा, नहीं, कुछ भी हो, मैं इमरान के साथ जाऊंगी हर सूरत में। जूलिया अपनी बात पर अड़ गई। ओके जूलिया, सिर्फ मेरे साथ जाएगी, बाकी तुम लोग दो ग्रुपों की सूरत में बाहर रहोगे। असल मकसद उस औरत का ठिकाना मालूम करना है। इसके अलावा जैसी भी सूरत हाल हो उसमें आप लोगों को अपनी मर्जी से काम करने की आज़ादी होगी। और जूलिया, एक बात मैं बता दूं कि तुमने मेरी सेक्रेटरी का किरदार अदा करना है और ये मुलाकात सिर्फ तफरीही मुलाकात नहीं है। इस मुलाकात पर ही हमारे मिशन के सिलसिला में आइंदा इक़दाम का इन्हिसार है, इसलिए तुमने हर सूरत में मुहतात रहना है। इमरान ने यकलहत इंतहाई संजीदा लहजे में कहा और उठ खड़ा हुआ। तुम तनवीर या सफदर को साथ ले जाओ, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुमने वहाँ अहमकाना बातें और हरकतें करने का फैसला कर रखा है और मैं और सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, तुम्हारी अहमकाना हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकती। जूलिया ने भी फैसला कुन लहजे में कहा और बाकी साथी हैरत से जूलिया को देखने लगे क्योंकि अभी जूलिया साथ जाने पर मुसर थी, लेकिन अब इमरान के एक ही फिक्रे के बाद उसने अचानक अपना फैसला तब्दील कर लिया था। अगर आप मेरी बात सुने तो मैं भी कुछ कहूँ। अचानक अब तक खामोश बैठे हुए सदीकी ने कहा तो वो सब चौंक कर सदीकी को देखने लगे। तो तुम भी बोलने लग गए हो, मुबारक हो, कुफर टूटा खुदा खुदा करके। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और कमरा कहकहों से गूंज उठा। आप लोग साथ जाने और ना जाने पर झगड़ रही हैं, हालांकि मेरा ख्याल है कि किसी के साथ जाने और किसी के ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बाहर मौजूद लोग, हम लोग कतई कोई निगरानी ही ना कर सकेंगे क्योंकि अगर उन्हें इस कोठी और हमारे बारे में तफसीलात मालूम है तो जाहिर है वो लोग इस कोठी की भी निगरानी कर रहे होंगे और यहाँ से जाते हुए ही हमारी निगरानी करेंगे। उन्हें हमारी तादाद का भी इल्म होगा। ऐसी सूरत में इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि हम कितने अफराद साथ जाएं और कितने ना जाएं। और जहाँ तक मेरा ख्याल है ये औरत इमरान साहब को इसलिए दावत पर बुलवा रही है कि वो इमरान साहब की असल हैसियत को जानती है और ये भी कि यही गोल्डन गर्ल ही दरअसल मारिया है और ये फिर मारिया की असिस्टेंट है, क्योंकि प्रिंस ऑफ ढम के नाम से यहाँ के मुजरिम किसी सूरत भी वाकिफ नहीं हो सकते। सरकारी एजेंसियाँ अलबत्ता वाकिफ होंगी और मारिया सरकारी एजेंसी से मुतालिक है। सदीकी ने जवाब में पूरी तकरीर कर डाली और उसकी बात में इस कदर वजन था कि सबके चेहरों पर संजीदगी के तासुरात फैल गए। ओ वेरी गुड सदीकी, तुमने बिल्कुल दुरुस्त तज्जिया किया है। इसे कहते हैं ना बोलना तो ना बोलना और अगर बोलना तो छप्पड़ फाड़ कर बोलना। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सदीकी की बात का मजाक मत उड़ाओ। हम सब वाकई अब तक अहमकाना बातें कर रहे थे और सवाल यह है कि अगर ये मारिया है और इमरान की असलियत से भी वाकिफ है तो उसने इमरान को दावत क्यों दी है, वो क्या चाहती है और उसने यहाँ इस कोठी पर रेड क्यों नहीं कर दिया। जूलिया ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, वाकई सदीकी ने सही तज्जिया किया है। मेरा ख्याल है ये मारिया हमसे चूहे बिल्ली वाला खेल खेलना चाहती है। सफदर ने कहा, तो इसका एक ही हल है कि हम वहां जाएं और फिर उस गोल्डन गर्ल को और उसके साथियों पर काबू पाकर उससे असल हकीकत उगलवा लें। तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा, वहां न जाने उसके कितने अफराद हों और हमारे पास दूसरी कोई ऐसी जगह भी नहीं जहां हम जाकर छुप सकें। जूलिया ने होंठ काटते हुए कहा, ओके, मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक अब यही हो सकता है कि मैं वहां अकेला जाऊं और आप सब लोग जहां कोठी में ही रहें। मैं उससे मिलकर कोशिश करूंगा कि उसके मुतालिक कोई ऐसी बात मालूम कर लूं जिससे हम अपने मिशन को सही तरीके से आगे बढ़ा सकें। इमरान ने कहा, ठीक है, तुम अकेले जाकर ज्यादा मालूमात हासिल कर सकते हो। जूलिया ने कहा और उसके साथ ही बाकी साथियों ने भी इस बात में सर हिला दिए। जहां B2 ट्रांसमीटर मौजूद है, एक मैं अपने साथ ले जाऊंगा ताकि अगर जरूरत पड़े तो उस पर जरूरी लाहा अमल तय किया जा सके। इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा और बाकी साथियों ने इस बात में सर हिला दिए। थोड़ी देर बाद इमरान अकेला कार में बैठा कोठी से निकलकर विंडसर क्लब की तरफ बढ़ा जा रहा था। उसने नक्शे को चेक करके तमाम मुकामात और रास्ते अपने जहन में महफूज कर लिए थे। इस वक्त वो अपने असल हुलिये में था क्योंकि अब एक्रीमेंट मेकअप या कोई और मेकअप करना बेसूद था। मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद थोड़ी देर में वो ठहरे कॉलोनी दूर तकरीबन वीराने में विंडसर क्लब की 2 मंजिला इमारत के सामने पहुंच गया। क्लब का मेन गेट बंद था और बाहर मशीन गनों से मुसल्लिह 2 आदमी खड़े हुए थे। इमरान ने जैसे ही कार गेट पर रोकी वो दोनों बिजली की सी तेजी से इमरान की तरफ बढ़े। प्रिंस ऑफ ढम्प, इमरान ने कहा तो उनमें से एक ने कार के अंदर झांका जबकि दूसरा मुड़कर फाटक की तरफ बढ़ गया।
आपके साथ दूसरे लोग भी आने थे, कार के करीब खड़े मुसल्लिह आदमी ने कहा। उन्हें अजूबों से कोई दिलचस्पी नहीं है, ये तो सिर्फ मैं हूँ जो अजूबों की तलाश में रहता हूँ। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके आप अंदर जा सकते हैं। उस मुसल्लिह आदमी ने पीछे हटते हुए कहा और इमरान ने कार आगे बढ़ा दी। फाटक क्रॉस करके उसने इमारत के सामने कार रोकी। वहां भी 4 मुसल्लिह अफराद मौजूद थे। आपको तलाशी देनी होगी, एक मुसल्लिह आदमी ने इमरान की तरफ बढ़ते हुए कहा। बेफिक्र रहें, गायकर से तलाशी होगी, इसलिए आपका भरम कायम रहेगा, उस मुसल्लिह आदमी ने कहा और जेब से एक जदीद अंदाज का गायकर निकालकर उसने इमरान के सर से लेकर उसे पैरों तक घुमा डाला। लेकिन गायकर खामोश ही रहा, क्योंकि वाकई इमरान के पास किसी किस्म का कोई असलहा न था। कार की चाबियां कार में ही छोड़ आया था ताकि अगर जरूरत पड़े तो जेब से निकालने और लगाने में वक्त जाया ना हो सके। वैसे भी इस सूरत हाल में जाहिर है कार चोरी हो जाने का कोई इम्कान ना था। ओके आइए, उस मुसल्लिह आदमी ने गायकर दोबारा जेब में रखते हुए कहा और फिर उस आदमी की रहनुमाई में चलता हुआ इमरान इमारत के अंदर दाखिल हो गया। हाल कमरे के दरमियान में एक खाली मेज के गिर्द 4-5 कुर्सियां रखी हुई नजर आ रही थी। बाकी हाल हर किस्म के फर्नीचर से खाली था। हाल में 8 के करीब मुसल्लिह अफराद मुख्तलिफ जगहों पर दीवारों से पुष्ट लगाए खड़े थे। तशरीफ रखे मादाम अभी आ रही हैं, उस मुसल्लिह आदमी ने कहा और इमरान इत्मीनान से एक कुर्सी पर बैठ गया। वो मुसल्लिह आदमी तेजी से चलता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया और उसके साथ ही दरवाजा बंद हो गया। उसी लम्हे हाल के कोने में मौजूद बंद दरवाजा खुला और दूसरे लम्हे एक खूबसूरत और नौजवान लड़की अंदर दाखिल हुई। उसके पीछे एक लंबे का दुर्भारी जिस्म का नौजवान था, जिसके जिस्म पर गहरे नीले रंग का सूट था। वो मोदबाना अंदाज में उस लड़की के पीछे चल रहा था। अगर आप मुझे डराने के लिए इतना बंदोबस्त ना भी करती तब भी मैं आपके एहतराम के लिए ज़रूर खड़ा हो जाता। कहते हैं सनफ़े नाजुक का एहतराम ज़रूर करना चाहिए ताकि वो इस एहतराम के चक्कर में नाजुक ही रहे, एक दरख्त ना बन जाए। जिस हिस्से में ये एहतराम ख़त्म हो जाता है वहाँ नज़ाकत भी ख़त्म हो जाती है। इमरान की ज़ुबान पूरी तरह रवा हो गई। ओ अब आप बेहद दिलचस्प बातें करते हैं प्रिंस ऑफ ढम, मुझे गोल्डन गर्ल कहते हैं और ये मेरा असिस्टेंट है जैको। आने वाले ने हंसते हुए कहा और मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया। सॉरी, दादी अम्मा कहती हैं औरतों से हाथ मिलाने पर शैतान खुशी से नाचने लग जाता है और मैं नहीं चाहता कि मिस्टर जैको रक्स करना शुरू कर दें। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और गोल्डन गर्ल बेएहतियात हंस पड़ी। क्या मतलब तुम मुझे शैतान कह रहे हो? यकलख्त उस जैको ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में गिराते हुए कहा, हमारी जुबान में तो शैतान को शैतान ही कहा जाता है, यहाँ का पता नहीं। वैसे भी बुजुर्ग कहते हैं कि हर नौजवान औरत के साथ एक शैतान मौजूद रहता है। इमरान जाहिर है भला कहाँ बाज आने वाला था। मदाम मैं इस आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जैको ने यकलख्त इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। ठीक है तुम जाओ, मैं खुद इससे मिल लूंगी, इस औरत ने जैको से कहा और जैको बुरी तरह पैर पटकता हुआ और इमरान को इंतहाई जहरीली नजरों से देखता हुआ वापस उसी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तुमने उसे नाराज कर दिया है, क्या इसकी कोई खास वजह है? लड़की ने मेज की तरफ दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठते हुए कहा। वजह जाहिर है, जब मैंने तुम्हारे साथ अकेले मुलाकात की गर्ज से अपनी शंकी मिजाज सेक्रेटरी और बाकी साथियों को नाराज करके वहीं कोठी में ही छोड़ दिया है, तो अब तुम्हारे असिस्टेंट की मौजूदगी से अकेले मुलाकात वाला सारा मसला ही खत्म हो रहा था। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और वो लड़की बेएहतियात हंस पड़ी। तुम्हें अपने साथियों की कोठी में छोड़ने के लिए लंबी चौड़ी बहस का जो सामना करना पड़ा था, जबकि देखो मेरा असिस्टेंट मेरे एक हुक्म पर ही वापस चला गया है, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा और इमरान वाकई गोल्डन गर्ल के इस फिक्रे पर दिल ही दिल में हैरान रह गया। इसका मतलब था कि उनकी निगरानी इस अंदाज में की जा रही थी कि कोठी के अंदर होने वाली तमाम बातचीत भी वो सुनते रहे थे। ये वाकई उसके नुक्ता नज़र से इंतहाई खतरनाक बात थी। मेरे साथियों और तुम्हारे असिस्टेंट में फ़र्क है, वो मेरे साथी हैं जबकि ये तुम्हारा असिस्टेंट। वैसे मैंने सुन रखा है कि तुम हुक्म की तामील के मामले में इंतहाई सख्त हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आखिर तुम्हें पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की उस टीम का लीडर बनाकर भेजा गया है, अली इमरान उर्फ प्रिंस ऑफ ढम्प, तो उन्हें तुम्हारे साथी कम और असिस्टेंट ज़्यादा रहना चाहिए। लड़की भी अब और ज्यादा साफ गुफ्तगू पर उतर आई थी और इस बार इमरान को उसकी बात पर कोई हैरत ना हुई, क्योंकि जाहिर है कि अगर उसने उनके दरमियान होने वाली बातचीत सुन ली थी तो फिर उसे यकीनन उनके असल नामों और मकसद का भी इल्म हो गया था। समझ में अब तक ये बात नहीं आई कि अगर तुम्हें ये गोल्डन गर्ल वाला रूप धारने की क्यों जरूरत पेश आई, जबकि तुम अपने असल रूप मेरा मतलब है मादाम मारिया के किरदार में हासी फाल साबित हुई थी। इस बार इमरान ने भी खुलकर बात करते हुए कहा, क्योंकि जो कुछ वो सोच कर आया था अब उसका मौका ना रहा था। अब इस औरत को दूसरे अंदाज में बेवकूफ़ ना बनाया जा सकता था। मादाम मारिया, ओ तो तुम्हारी गलत फहमी अभी तक दूर नहीं हुई। मेरा नाम कैथराइन है और मैं गोल्डन गर्ल कहलाती हूँ। मेरा यहाँ वसी ग्रुप है, जबकि मादाम मारिया नामी किसी औरत को मैं नहीं जानती। कैथराइन ने संजीदा लहजे में कहा, ओके फिर तुम मेरी मदद करो और उस मारिया की तलाश का कोई क्लू दो, जो मुआवजा तुम चाहोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। इमरान ने भी संजीदा होते हुए कहा, तुम उसे क्यों तलाश करना चाहते हो? गोल्डन गर्ल ने मुस्कुराते हुए पूछा। सुना है वो बेहद खूबसूरत है और खूबसूरती मुझे बेहद पसंद है, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम्हारी अपनी सेक्रेटरी भी एक खूबसूरत औरत है, क्या तुम उससे मुतमईन नहीं? कैथराइन ने हंसते हुए लहजे में कहा। वो खूबसूरती ही क्या जिससे आदमी मुतमईन हो जाए, इमरान ने कहा और कैथराइन बेएहतियात खिलखिलाकर हंस पड़ी।
बहुत खूब अली इमरान, तुम वाकई खूबसूरत बातें करते हो। ओके, अब मुझसे मिलो। मेरा ही नाम मारिया है और मैं ही तुम्हारे मुल्क से माइंड कंट्रोलर फार्मूला हासिल करके ले आई हूँ। गोल्डन गर्ल वाला रूप भी मेरा हकीकी रूप है। मेरा ख्याल था कि तुम इंतहाई फाल और शातिर आदमी होगे, इसलिए मैं इस रूप में तुम्हारे गिर्द जाल बुन सकूंगी। लेकिन माफ करना, तुम इंतहाई सादा लो बल्कि अहमक आदमी साबित हुए हो। इस बार उस गोल्डन गर्ल की आवाज़ और लहजा भी बदल गया था। खुदा का शुक्र है कुछ तो कर्जा कम होने की सबील पैदा हुई, वरना कर्ज हवाओं ने मेरा नातका बंद कर रखा था। इमरान ने इस तरह एक तवील सांस लेते हुए कहा जैसे उसके सर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। क्या मतलब, ये तुमने क्या बहकी बहकी बातें शुरू कर दी हैं? वैसे इस कदर खौफजदा होने की भी ज़रूरत नहीं। मैंने जब भी तुम्हारी मौत का फैसला किया, मैं तुम्हें तुम्हारे शायान शान ही मौत दूंगी, मारिया ने कहा। आखिर तुमने अचानक ये कर्जदारों और कर्ज की क्या गर्दान शुरू कर दी है? मारिया ने इस बार झंझलाए हुए लहजे में कहा। दरअसल मेरे अपनी साथियों से शर्त लग गई थी। मैं कहता था कि गोल्डन गर्ल ही दरअसल मारिया है, लेकिन वो मानते ही ना थे। शर्त हासिल लंबी चौड़ी है, इसलिए इस शर्त के जीतने पर कर्ज का हासा बोझ हल्का हो जाएगा, इमरान ने वजाहत करते हुए कहा और मारिया बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। इस लिहाज से तो वाकई मेरी दूसरी बात, तुम्हारे कर्जदार वाकई तुम्हारा मुंह देखते रह जाएंगे। जाहिर है जब तुम ही जिंदा ना रहोगे तो वो कर्ज किससे वसूल करेंगे? मारिया ने हंसते हुए कहा। उसी लम्हे एक आदमी ट्रे उठाए हाथ में दाखिल हुआ और सीधा उनकी मेज की तरफ बढ़ आया। ट्रे पर शराब के 2 जाम रखे हुए थे। सॉरी मिस मारिया, मैं शराब नहीं पीता। वैसे भी तुम्हारी मौजूदगी में किसी शराब की ज़रूरत ही नहीं रहती, इमरान ने कहा और मारिया मुस्कुरा दी। ओके मिस्टर अली इमरान के लिए लाइम जूस ले आओ, हम आखिर ये हमारे मेहमान बनकर आए हैं, मारिया ने शराब का एक जाम ट्रे से उठाते हुए कहा और शराब ले आने वाला सर को हल्का सा हम देकर तेज़ी से वापस मुड़ गया। हाँ, अब अगर मामलात खुल ही गए हैं तो अब मेरा ख्याल है खुलकर बात कर ली जाए तो तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए बेहतर रहेगा, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। अरे इतना संजीदा होने की भी ज़रूरत नहीं। अभी मैंने तुम्हारी मौत का फैसला नहीं किया और मुझे जल्दी भी नहीं है, मारिया ने बड़े फहराना लहजे में कहा। बार बार मौत जिंदगी की बात मत करो मारिया, ये काम तुम्हारे हाथ में नहीं। बाकी रही जल्दी वाली बात, तो तुम्हें अगर जल्दी नहीं तो मुझे बहरहाल जल्दी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा मुल्क हमारे मुल्क के फार्मूले पर काम को आगे बढ़ा सके, इमरान ने उसी तरह संजीदा लहजे में कहा। वैसे इन हालात में तुम्हारा फार्मूले के पीछे भागना हमाकत नहीं है तो और क्या है? अव्वल तो तुम्हें किसी सूरत भी फार्मूला नहीं मिल सकता, क्योंकि अब तो मुझे भी मालूम नहीं कि फार्मूला किधर पहुंच गया होगा, और अगर मिल भी जाए तो भी जाहिर है उसकी अब तक सैकड़ों कापियां तैयार हो चुकी होंगी। अब तुम फार्मूला वापस ले भी जाओ तो उससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, मारिया ने भी संजीदा लहजे में कहा। तुमने उस फार्मूले को पढ़ा है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे क्या ज़रूरत थी उसको पढ़ने की, ये साइंसदानों का काम है, मेरा नहीं, मारिया ने मुंह बनाते हुए कहा। तो फिर इस सवाल का जवाब भी तुम साइंसदान से ही पूछ लेना, वो तुम्हें बताएंगे कि हमारा फार्मूला वापस ले जाने के बाद वो उसका क्या करेंगे। तुम अब साफ बात करो, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि फार्मूला इस वक्त किधर होगा? इमरान ने कहा। नहीं, मैंने फार्मूला हेडक्वार्टर पहुंचा दिया था, उसके बाद उसे कहाँ भेजा गया मुझे नहीं मालूम और ना मालूम हो सकता है, इस बार मारिया ने भी संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। उसी लम्हे वो आदमी ट्रे उठाए वापस आता दिखाई दिया। ट्रे में लाइम जूस का एक बड़ा गिलास था। उसने गिलास बड़े मोदबाना अंदाज में इमरान के सामने रख दिया। लाइम जूस पियो अली इमरान और छोड़ो इस फार्मूले के चक्कर को। मुझे तुमसे मिलने का शौक था, मैंने मिल लिया। तुम्हारे कारनामे पढ़कर मैं सोचती थी कि ना जाने तुम कैसे माफूकुल फितरत किस्म के एजेंट हो गए, लेकिन तुम तो मासूम से आदमी हो। ये सारा इंतजाम जो तुम देख रहे हो सिर्फ इन फाइलों को पढ़कर ही किया था मैंने, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि तुम जैसे आदमी के लिए तो मैं अकेली ही काफ़ी थी। बहरहाल तुम्हारी बातें हासी पुरलुत्फ हैं, इसलिए अगर तुम वादा करो कि तुम अपने साथियों को लेकर ब्लिंकी से फ़ौरन वापस चले जाओगे तो मैं माफ़ भी कर सकती हूँ, मारिया ने मुस्कुराते हुए कहा। बेहद शुक्रिया, तुम वाकई मेहरबान और रहम दिल खातून हो, वरना हाथ आज शिकार को कौन वापस जाने देता है। लेकिन चलो तुम फार्मूले के मुतालिक कुछ ना बता सको तो बस इतना तो बता दो कि ब्लैक टॉप का हेडक्वार्टर किधर है। कम अज़ कम मैं जाकर इतनी रिपोर्ट तो दे सकूं कि मैं फार्मूला वापस हासिल नहीं कर सका तो ब्लैक टॉप का हेडक्वार्टर तो मैंने ट्रेस कर ही लिया था, इमरान ने इस बार बड़े मिन्नत भरे लहजे में कहा और मारिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। सॉरी इमरान, ये सरकारी राज है और सरकारी राज मैं चाहूँ भी तो आउट नहीं कर सकती, मारिया ने भी हंसते हुए कहा। तुम्हारे चीफ स्टेन को तो मालूम होगा कि फार्मूला किधर है, चलो उसका ज़ाती पता बता दो, इमरान ने इस कदर मायूसाना लहजे में कहा। सॉरी, हकीकत यही है कि मैं उसका ज़ाती पता नहीं जानती, मारिया ने जवाब देते हुए कहा। ओके, फिर वाकई इसके सिवा और कोई सूरत नहीं कि मैं यहाँ से बेनीलो नराम वापस चला जाऊँ, इमरान ने कहा और लाइम जूस का ग्लास उठा लिया। जाहिर है, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना कि मैंने तुम्हें ज़िंदगी बख्शकर तुम पर एहसान किया है, वरना यहाँ तुमने सूरत हाल तो देखी है, मेरे एक इशारे पर तुम्हारे जिस्म में गोलियों के सैकड़ों सुराख हो सकते हैं, मारिया ने बड़े फहराना लहजे में कहा। वाकई तुम दुरुस्त कह रही हो, इस लाइम जूस का एहसान भी मुझे याद रहेगा और अगर मौका मिला तो मैं इसके बदले तुम्हें 2 गिलास पिलाऊंगा, इमरान ने लाइम जूस की चिस्कियाँ लेते हुए कहा। उसके चेहरे पर इस वक्त शदीद तारीन मायूसी के तासरात नुमाया थे।
उसके चेहरे पर शदीद तरीन मायूसी के तासरात नुमाया होते ही सामने बैठी मारिया के चेहरे पर मुसरत के तासरात लम्हा ब लम्हा फैलते चले जा रहे थे। वैसे चलो इतना तो तुम बता ही दूंगी कि तुमने हमारी कोठी का और हमारे मुतालिक कैसे मालूमात हासिल किया। तुमने कोठी के अंदर किसी ताकतवर डिक्टाफोन पहुंचाया जिसकी वजह से हमारे दरमियान होने वाली बातचीत तुम तक पहुंच गई। इमरान ने कहा, तुमसे हमाकत हुई कि तुमने लॉर्ड टमोथी बनकर लॉर्ड अबंसन को फ़ोन कर दिया। लॉर्ड अबंसन वाकई धोखा खा गया था, उसने तुम्हें लॉर्ड टमोथी ही समझा था, लेकिन उसके पास एक ऐसी मशीन है जिससे वो मुकाबिल का फ़ोन नंबर और उसकी लोकेशन मालूम कर लेता है। चनाचे इस तरह उसे ये मालूम हो गया कि तुम टॉप हिल कॉलोनी की कोठी नंबर 31 से फ़ोन कर रहे हो और टॉप हिल कॉलोनी ओस दर्जे की कॉलोनी है। जाहिर है वहाँ लॉर्ड टमोथी जैसा आदमी नहीं रह सकता, इसलिए उसे शक गुजरा और उसने अपने असिस्टेंट एजेंट से बात की तो उसे ये मालूम हो गया कि ये कोठी रियो क्लब के मालिक रियो ने खरीदी हुई है और तुम्हें जो फ़ोन नंबर उसने बताया था वो गोल्डन गर्ल का एक इमरजेंसी कोठी का ही नंबर था। उसके साथ ही उसने मुझे इतला दे दी। मैंने अपने आदमी को हिदायत दी तो पता चला कि रियो ने ये कोठी प्रिंस ऑफ ढम को क्रीमिया की किसी पार्टी के कहने पर दी है और प्रिंस ऑफ ढम का नाम सामने आने से मुझे मालूम हो गया कि तुम दरअसल कौन हो। टामनी से पूछने पर भी मुझे रिपोर्ट मिल गई। टामनी वाकई ये काम से जुराइम पेशा आदमी है, वो गोल्डन गर्ल के इस सेक्शन का इंचार्ज है जिस सेक्शन का ताल्लुक सिर्फ आम से जुराइम से है। मेरा हाथ डूब लायदा है। बहरहाल टामरी की रिपोर्ट मिलने पर मुझे यकीन हो गया कि तुम लोग यहाँ इस फार्मूले के पीछे आए हो। उसके साथ ही मैंने तुम्हारी कोठी की निगरानी का हुक्म दे दिया। मेगावन एक खास नंबर है जिसकी मदद से कई 100 मीटर दूर से हल्की आवाज़ को टेप किया जा सकता है। चनाची तुम्हारी बातचीत सुनने के लिए मेगावन इस्तेमाल किया गया। उसके साथ ही मैंने तुमसे बराह रास्त बात की और मैं तुमसे चूंकि मिलना चाहती थी इसलिए मैंने तुम्हें दावत दे दी और यहाँ ऐसे इंतजाम किए कि तुम शरारत भी ना कर सको और यहाँ से जिंदा बचकर भी ना जा सको। लेकिन तुमसे मुलाकात के बाद मुझे तुम्हारी ये मासूमियत पसंद आई है, इसलिए मैंने तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की जान बख्श दी है। मारिया ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, ओके शुक्रिया। अब क्या तुम इतनी भी मेहरबानी ना करोगी कि बाहर कार तक मेरे साथ चलो। इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा, सॉरी ये मेरे वकार के खिलाफ है, लेकिन ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। अब अगर मुझे इतला मिली कि तुमने वापस जाने की बजाय फिर फार्मूला हासिल करने के लिए कोई इकदाम किया है तो पलक झपकने में अपने साथियों समेत मौत के घाट उतर जाओगे। बाकी बाय बाय। इमरान मारिया ने बड़े सख्त से लहजे में कहा और वापस जाने के लिए मुड़ी ही थी कि दूसरे लम्हे बुरी तरह चीखती हुई इमरान के सीने से आ लगी। इमरान का एक बाजू उसकी गर्दन के गिर्द और दूसरा उसके पेट के गिर्द जमा हुआ था। खबरदार अपने आदमी को कहो कि हथियार फेंक दें वरना एक लम्हे में तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। इमरान ने गले के गिर्द मौजूद बाजू को झटका देते हुए गिरा कर कहा और उसके साथ ही वो बिजली की सी तेजी से उसे घसीटता हुआ हाल की उगबी दीवार की तरफ जाने लगा जहां कोई मुसल्लिह आदमी मौजूद न था। ये सब कुछ इस कदर अचानक हुआ था कि हाल में मौजूद मुसल्लिह अफराद हैरत से बुत बने खड़े रह गए थे और जब तक उन्हें सूरत हाल का एहसास हुआ इमरान मारिया को घसीटता हुआ दीवार से जा लगा था। अब वो पूरी तरह महफूज हो चुका था। मारिया ने संभलते ही यकलहत अपनी दोनों कहनियां इमरान के पहलुओं में मारकर उसकी गिरफ्त से अपने आप को छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन इमरान ने अपने जिस्म को जरा सा पीछे किया और उसके साथ ही उसने गर्दन के गिर्द बाजू को और ज्यादा जोर से झटका दिया। उन्हें कहो कि अपने हथियार फेंक दें वरना मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा, हथियार फेंक दो। मारिया ने भी भींचे लहजे में कहा। उसके चेहरे पर शदीद तरीन तकलीफ के आसार थे। उसकी हालत वाकई इंतहाई दगरगू हो चुकी थी और अब उसका जिस्म इस काबिल ही ना रहा था कि हरकत कर सकती। फेंक दो हथियार फौरन वरना तुम्हारी ये गोल्डन गर्ल अभी मट्टी के नीचे पहुंच जाएगी। इमरान ने चीख कर कहा तो हाल में मौजूद 8 अफराद ने चंद लम्हे मुतज़ब्ज़ब रहकर आखिरकार हथियार नीचे फर्श पर फेंक दिए।